हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी क्लासेस। सभी को गुड इवनिंग है मेरी तरफ से। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे ऐसा मैं आप सभी से उम्मीद कर सकती हूँ। आज हम यहाँ पर 2022 के आप जितने भी नए स्टूडेंट हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप लोगों ने एडमिशन का प्रोसेस लगभग कर ही लिया है। जो भी चीज़ें हो रही हो जाएंगी, और मैंने आपकी क्लासेस पहले से स्टार्ट कर दी ताकि आप रिलेट कर पाइए। थोड़ा सा देखते रहिए, आपका मन बने पहले कि क्या चीज़ें करनी है, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं रिजल्ट आया हुआ है, बहुत ही बेकार प्रेजेंटेशन रही है लगभग। तो इस हिसाब से एक एस्टिमेट ये बना के चलिए कि आपको और ज़्यादा कड़ाई के साथ पेपर होगा तो बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चों की बैक लगी है और बहुत दिक्कत देखने को फेस आई है। सामने के बच्चे कैसे एकदम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए और अच्छे से और कड़ी मेहनत के साथ हम इस जर्नी को पूरा करेंगे इस 6 मंथ के टाइम इंटरवल में कि हमें चीज़ें कैसे रिलेट करते हुए पढ़नी है, ठीक है। आपका स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जो भी लोग सभी नए हैं फिलहाल के लिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फ्रैंकली 4 बजे ये क्लास चल रही है। मैंने 3-4 क्लास ली हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी अपडेट आपको मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, ठीक है। और सारे पीडीएफ भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं क्लास को। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक बार रिलेट करके समझते हुए चलिए कि हम आपको क्या समझा रहे हैं, और एक बार थोड़ा पढ़ने का प्रयास करिए कि बस थोड़ा मतलब एक कंटेंट बनाइए मन में कि हाँ कुछ सीखा, कुछ समझ में आया। आज की जो ये क्लास है यहाँ पे हम सोशल साइंस की क्लास करेंगे। 50 नंबर वाले पे थोड़ा ध्यान रखते हुए चलेंगे, ठीक है। बैक बहुत लगती है और अब की बार 50 नंबर वाले पे भी काफ़ी ज़्यादा बैक लगी हुई है, जिसकी वजह से 50 नंबर इसलिए देखेंगे क्योंकि स्कोरिंग होता है, इसलिए इसको 7 नंबर लेकर चलेंगे। तो ये रही बात की बात जो इसके रेफरेंस मैंने आपको समझाई है, बताई। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, देखते हैं क्लास में आज क्या पढ़ना है। चैप्टर फर्स्ट है ये हमारा। मैं आपको पहला चैप्टर दिखा रही हूँ, शुरुआत कर रहे हैं हम आज पहली बार। ये हमारी एसएसटी की पहली क्लास है और चैप्टर का जो नाम है वो है इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने का स्रोत। इतिहास का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, और जो सोर्सेज होते हैं हम कहाँ से जान पाते हैं, पता चलता है कि जो हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा उनके बारे में हमको जानना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से, सबसे पहले यही बात आती है। आपसे प्रश्न आएगा लिखने को, ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है, नहीं तो आपको अति लघुत्तरी में आ जाएगा, ठीक है। 3 फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का होता है, बाकी सब जो है 1 नंबर के अति लघुत्तरी होते हैं, लघुत्तरी 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न अति लघुत्तरी लघुत्तरी में देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिए, आपको लिखने को आएगा कि इतिहास के जानने के 4 स्रोत का नाम लिखिए। ये आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा तो उसमें आपको स्रोत को टिक करना होगा। तो ये है आपके टॉपिक में। आइए देखते हैं इनमें क्या चीज़ें रहेंगी। मैंने यहाँ पर आपके सामने एक यहाँ पर फिगर लिया हुआ, आप इमेज देख सकते हैं। ये सोर्सेज है, जब खुदाई वगैरह हुई है, जब खोदा गया है, चीज़ों को ढूंढा गया है, फाइंड किया गया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिट्टी के मिले हुए बर्तन मिले। आज भी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, देख सकते हैं आप। दियाली मिट्टी की रहती है, गुल्लक मिलता है, बहुत सारे ऐसे सामान है जो मिट्टी के मिले हुए। तो ये मिट्टी से जो बर्तन बनने की जो कला आपके सामने आज आप देख रहे हैं, मार्केट में आपको मिल रहा है ना, मिट्टी के बने हुए सुराही, मटके, सारी चीज़ें मिलती हैं ना। तो वैसे ये चीज़ें जो बनी हुई हैं ये तब के टाइम पर थी। यह आपको बताया क्या जा रहा है कि उस समय के जो लोग थे वो जिस बर्तन का इस्तेमाल करते थे वो आज की भी चलन पद्धति में चल रहा है। मतलब उस समय के जो व्यक्ति थे, इंसान थे, मनुष्य थे, जो भी लोग हुआ करते थे, उनको मिट्टी के बर्तन बनाने का ज्ञान था। ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये नहीं कि मिट्टी का बर्तन ही है, सोर्सेस के रूप में मिट्टी के बर्तन मिले। तो इससे एक थॉट माइंड में ये आता है कि उस समय के लोगों को मिट्टी से बर्तन बनाने का ज्ञान हो गया था। अब यहाँ पे मिट्टी की मूर्ति देख सकते हैं आप। देखते हैं यहाँ पे आजकल त्योहार में हमारे रिचुअल्स जो होते हैं उसमें मिट्टी की मूर्तियाँ दिवाली पे मिलती है, दुर्गा पूजा में मिलती है अक्सर, ठीक है। तो मिट्टी की मूर्ति का जो प्रचलन है कोई नया प्रचलन नहीं है, ये उस समय से ही होता आ रहा है। उस समय के जो लोग थे उनको मिट्टी के प्रचलन के बारे में बात पता थी। मिट्टी से देवी माँ की मूर्ति बनाना, इस चीज़ के बारे में उनको पहले से नॉलेज हुआ करती थी। मोहर आप देख सकते हैं, आज तो मोहर आप देख सकते हैं, स्टैम्प होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब तो ये चेंज हो गया, पहले ये मिट्टी के उस समय भी लगभग देखने को मिलते थे। पत्थर के औजार बनते थे, आज नहीं बनते हैं, लेकिन उस समय जो है पत्थर के औजार देखने को मिले। औजार की जो एक लिस्ट मिली हुई है वो पत्थर के देखने को मिली हुई है। इस तरह बहुत सारे बर्तन मिले हुए हैं। आप ये बहुत सारी अन्य वस्तुएं कह सकते हैं, अदर थिंग्स भी हैं, जो चरखा है और बहुत सारे खंजर हैं, हथौड़े, ये सारे समय उस समय से ही बन गए थे। आप ये कह सकते हैं कि एक मतलब थॉट प्रोसेस माइंड में ये डाली कि उस समय के जो व्यक्ति थे, आदिवासी के कहेंगे या जो भी लोग रहे होंगे, उनको मतलब इन सारी चीज़ों का लगभग ज्ञान हो चुका था। तब से लेके आज ये चीज़ें प्रचलित हो गई हैं, बस कुछ चीज़ों में अपडेट आया, अदरवाइज वो चीज़ें वैसी की वैसी ही रही हैं। आइए आगे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आगे देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं, कुछ चीज़ें रिलेट करते हैं। यहाँ पर हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये शब्द कैसे बना है, क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा थॉट प्रोसेस देखते हैं। संस्कृत भाषा में इतिहास
जो है इतिहास इति प्लस हा प्लस आज से मिलकर बना है इतिहास शब्द। इतिहास शब्द इति प्लस हा प्लस आज से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ एक मीनिंग होता है जो ऐसा घटा था। इतिहास का मतलब है कि चीज़ें कभी जो घटित हुई थी, ठीक है, क्या हुई थी, जो कभी किसी प्रेस्क्रिप्टिव में कह सकते हैं या पहले कभी फॉर्म हुई होंगी। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि भूतकाल में घटित घटनाओं या उससे संबंधित व्यक्तियों का विवरण ही जो होता है वो इतिहास कहलाता है। भूतकाल में जो चीज़ें कभी हुआ करती थी, बहुत सारी से घटनाएं हुई थी, उनसे संबंधित भी जो व्यक्तियों का एक विवरण मिलता है वो इतिहास कहलाता है। मानव अपने अतीत के संबंध में जिज्ञासु रहा है। ये कहा जाता है कि मानव अपने अतीत के बारे में जानने के रिलेशन के मतलब क्या था, कैसे था, उनके बारे में उनको एक इंटरेस्ट रहा है, काफ़ी रिलेट कर पाते हैं। अपने निवास स्थल के समीप निर्मित भवन, दुर्ग, मंदिर और तालाब एवं बाड़ियों वाले पुरातात्विक सामग्रियों की सहायता से वे अपने प्राचीनता का अनुमान लगाते हैं। मतलब आज ये जो सामान, जैसे आपको मैंने मिट्टी के बर्तन दिखाए, उससे आप रिलेट कर पा रहे हैं कि तब के ज़माने में मिट्टी के बर्तन थे, मोहर थी, औजार थे, जो मिट्टी के बर्तन आज भी बन रहे हैं। ठीक है, आज भी बन रहे हैं, कोसे बनते हैं, दियाली बनती है, कुल्हड़ बनता है, बहुत कुछ बनता है। तो एक मानव जाति जैसे कि मैं हूँ, आप है, तो हम ये बात जानने का प्रयास करते हैं कि पहले आदमी मानो कपड़े, देखो कपड़े की छाल से, पेड़ की छाल से अपने तन को ढकते थे, फिर मांस को खाए, फलों को खाए, वगैरह वगैरह चीज़ें, बहुत कुछ जानने को मिला। तो हमने भी एक विकास देखा कि पहले क्या था, पहले कहा जाता कि बंदर 4 पैर और 2 हाथ, ऐसे एकदम मनुष्य का ही रूप, बंदर जो है आगे चलकर ये मनुष्य का ही रूप धारण किए हुए। तो ऐसे ही आप बातें बहुत सारी सुने होंगे, तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, कि हम अपने जो हमारा जो पास्ट रहता है उसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड रहते हैं। इतिहास के अध्ययन में, इतिहास की जब स्टडी करते हैं, लगभग अध्ययन से हमें मानव के क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो उससे हमें एक सीधी जानकारी मिलती है, वो कि कैसे किस क्रम में, एक होता है ना कि हर चीज़ को करने का एक क्रमिक नियम होता है। ठीक है, अचानक विकास नहीं हो सकता है, आपको एक स्टेप में होना है। जैसे कि नवजात बच्चा जन्म लेता है तो एक बैक नहीं बढ़ा सकता है, वो एक एक महीने, 2 महीने, 3 महीने करके इसका 1 साल कंप्लीट होता है। उसी तरह से कि जो इतिहास है, इसकी जो पढ़ाई है, वो हम मानव इसमें क्या होता है कि मनुष्य का जीवन काल कब से शुरुआत हुई, कैसे बना, क्या बना, इसके बारे में एक क्रम में हमको जानकारी मिलती है और हम पढ़ते चलते हैं। ठीक है, इतिहासकार प्राचीन काल की जानकारी के लिए कुछ निश्चित संसाधनों की मदद से लेते हैं। मतलब जो इतिहासकार हैं, जो ये बातों को लिख रहे हैं, बता रहे हैं, जो खोज कर रहे हैं, तो प्राचीन काल में कुछ ऐसे निश्चित संसाधन हैं जिनकी मदद से ये बात को प्रूफ कर पाते हैं कि ऐसा ऐसा उस समय में हुआ करता था। ये साधन उस काल के औजार, जो औजार थे, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि जो पत्थर के औजार बनाए गए थे, वो सब, जीवाश्म पात्र, जो बर्तन थे, भोजन, वो खाने, भोजन पात्र थे जिसमें खाना खाते थे, आभूषण, कुछ आप देख सकते हैं मन के बने थे, गहने का टाइप की कुछ माला थी, मोतियों की, इमारतें जो समय की रही होंगी, जो अभिलेख रहे, अभिलेख यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस रहता है, इंग्लिश में अभिलेख को इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ठीक है, जो शिलालेख वगैरह होते हैं, वो सारे चित्र हैं, यात्रियों द्वारा लिखे गए जो पत्र विवरण है, वो सब। तो इन सब को, ये सब साधन को लेकर, इन सब के जरिए कि हर कोई काम को करने का एक जरिया होता है। तो जो इतिहासकार है वो इन्हीं चीज़ों की जब खोज की, उन्हें ये चीज़ें मिली, फिर और भी चीज़ें वो लोग कुछ जोड़े कि ये चीज़ अच्छा ऐसे थी, आपको कोई एक जैसे कोई पजल बॉक्स बनाना हो, अलग अलग टुकड़े में दिया तो आप एक में एक सेट करते हो ना, तो उसी तरह का है कि ये भी लोग अलग अलग चीज़ों को जहाँ जहाँ पे अलग अलग एरिया में पाए, तो वहाँ से एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए, रिलेट करते हुए ये एक बात निकाल कर लेके आए कि ऐसा उस काल में, उस टाइम पर हुआ करता था। ठीक है, तो ये है इतिहास के बारे में। आइए देखते हैं, इन संसाधनों को इतिहास के स्रोत जानने को कहते हैं। इतिहास के स्रोत जानने को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, 2 वर्ग में। किसके थ्रू आप जाए, एक पुरातात्विक स्रोत के यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स से आप इतिहास के बारे में जानते हैं। दूसरा आप साहित्यिक स्रोत से यानी कि लिटरेरी सोर्स से, जो चीज़ें लिखी हुई मिली है उन सारे से। 2 ही सोर्स, मेजर सोर्स हैं, 2 ही रास्ते हैं जिनके द्वारा आपको ये इतिहास के बारे में पता चल रहा है कि उस समय कुछ हुआ करा, ऐसी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत है। आगे चलते हैं, अब इनके बारे में हम फुल डिटेल में देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है कि नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, तो मैं आपको दोबारा से पढ़ा दूंगी। ठीक है, आगे अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है, इनके बारे में जानते हैं। जो प्रश्न आपको आएगा कि शिलालेख क्या होता है, आपको लिखने को आएगा भोजपत्र बताइए। ठीक है, ऑप्शन में आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो शिलालेख के बारे में पहला टॉपिक यहाँ पर है, पत्थरों पर खोद कर लिखी गई बातों को शिलालेख कहते हैं। वह बातें, वो चीज़ें जो पत्थरों पर खोद कर लिखी जाती हैं, उनको हम शिलालेख कहते हैं। पत्थरों पर आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और गुरुद्वारे हैं। मैंने गुरुद्वारा में मैं गई हूँ, तो मैंने गुरुद्वारा में अक्सर देखा है कि उनके जो मतलब गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी किताब है, और उनके जो मंत्र वगैरह उनके जो होते हैं वो वहाँ पर लिखे हुए हैं, हर भाषा में अलग अलग, उर्दू में, हिंदी में, ऐसे कई विभिन्न भाषाओं में लिखे, ताकि सभी लोग आएँ और पढ़ सकें, कोई दिक्कत ना हो इस टाइप से। ठीक है, आप मंदिरों में जाते हैं तो आपको चालीसा देखने को मिल जाती है, बैनर लगे मिल जाते हैं, या तो मंदिर में लिखा
लिखा रहता है, मंत्र लिखा रहता है, जिसका मंदिर है उनके बारे में लिखा, हनुमान जी के मंदिर में जाइए तो अक्सर ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। और मैं फिलहाल मुझे मस्जिद की जानकारी तो नहीं है कि ऐसा कुछ उनमें रहता है, उसकी जानकारी नहीं, लेकिन हिंदू धर्म के जो मंदिर है और ये गुरुद्वारे वगैरह है पंजाबियों के, उनमें ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस ज़माने में भी, उस टाइम के भी इंस्क्रिप्शंस का एक बहुत बड़ा एक खेल है, आगे बताऊंगी। फिलहाल जितना टॉपिक आया वो सामने मैंने आपको समझाया। दूसरा है भोजपत्र। भोजपत्र के बारे में क्या है, एक विशेष प्रकार का वृक्ष है, एक भुर्ज नाम का एक स्पेशल सा वृक्ष होता है, हर चीज़ को करने का एक स्पेशल सा वृक्ष होता है। उसी तरह से इसकी जो छाल होती है उसको प्राचीन समय में यूज़ किया जाता था। इन पे ग्रंथ, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है प्राचीन ग्रंथ आदि भी लिखे गए हैं, ठीक है। इनमें ग्रंथ भी लिखे गए हैं, इनको भोजपत्र कहते हैं। ये भुर्ज नाम का एक जो है कह सकते हैं कि स्पेशल से एक पौधा था, ठीक है, एक पेड़ था जिसकी छाल पे ये सारा काम हुआ करता था, तो उसको क्या कहते हैं, भोजपत्र कहते हैं। तीसरा देख सकते हैं क्या है, ताड़पत्र। ताड़पत्र में क्या आता है, ताड़ वृक्ष के पत्ते पर रंग या स्याही से लिखी गई बातों वाले पत्र को ताड़पत्र कहते हैं। ताड़ का वृक्ष होता है, उनके जो पत्ते होते हैं उन पर रंग बिरंगी स्याहियों से बातें जो लिखी गई होती हैं, वो उस पत्र को ताड़पत्र कहते हैं। ताड़पत्र ताड़ का एक पेड़ होता है, ठीक है, उसके बाद जो पत्र होता है तो ताड़पत्र कहते हैं। ताड़ का एक बहुत बड़ा सा वृक्ष होता है, उसमें उनके पत्तों पर रंग बिरंगी स्याही से या स्याही से कुछ पत्तों पर लिखा गया तो वो ताड़पत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ताम्रपत्र। क्या है, कॉपर प्लेट है, ये कॉपर की बनी हुई प्लेट होती है। वो ताड़पत्र तो पत्ते की थी, लेकिन जो ताम्रपत्र होता है वो कॉपर की प्लेट होती है। और ये कहा जाता है कि तांबे के पत्तों पर खोद कर लिखी गई बातें, जो बातों वाले तांबे के पत्थरों को, तांबा मतलब उस पर जो है कॉपर की प्लेट रहेगी तो आप उसमें जैसे आप कोई चीज़ गढ़वाते हो या कोई चीज़ लिखवाते हो तो आप उसमें ठोकते हो ना, करवाते हो थोड़ा सा, जैसे पत्थरों पर लिखवाया जाता है ठोक ठोक कर, छेनी हथौड़ी सी की मतलब मदद से, उसी तरीके से यहाँ पर ये बातें इसमें लिखवाई जाती थी, ठीक है। 4 पॉइंट हो गया। फिर लास्ट में फॉसिल्स है, जिसको हम हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। प्राचीन जीव जंतु, मानव अस्थियाँ, जानवरों की हड्डियाँ जो प्रसारण के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है, मतलब एक प्रसारण का मतलब है पत्थर के रूप में चेंज हो जाती हैं, वो सब जीवाश्म के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। वह व्यक्ति, ये कौन होता है, इनके बारे में प्रश्न आता है कि पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, आपको 1-2 लाइन में लिखने को आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर है कि वह व्यक्ति जो पुरानी वस्तुओं को, जो पुरानी थिंग्स हैं, सामान है, स्थल हैं, जो पुराने प्लेस हैं, उनकी जो खोज करता है या उनके बारे में सही तथ्यों का पता लगाते हैं, उन्हें हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, यानी उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, इनके बारे में यहाँ पर है, यहाँ पे होगा अधिकांश शिलालेख, यहाँ पे अधि नहीं प्रिंट हुआ है, आ नहीं हुआ है, यहाँ पे आ होगा, ठीक है। अधिकांश शिलालेख संस्कृत में, प्राकृत में, प्राकृत में, पाली में, तमिल भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। जो शिलालेख मैंने आपको बताया, जो पत्थरों पर बातें लिखाई गई हैं, उनकी जो भाषा है वो संस्कृत की बहुत ज़्यादा देखने को मिली। संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, तमिल है और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया है। इसलिए इन्हें सभी लोग, जो ये इन जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख है, सभी लोग के लिए पढ़ना कठिन होता है। कुछ ही जो लिपि शास्त्री हैं, इन्हें पुरातत्ववेत्ता ही पढ़ पाए, मतलब सभी लोग नहीं पढ़ पाए हैं। हर चीज़ें तो क्लियर रहती नहीं है कभी, तो ये कह सकते हैं कि सारे लोग नहीं पढ़ पाए, कुछ ही लोग अभी तक पढ़ पाए हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं। मानव को जब लिपि का ज्ञान नहीं था, जब मनुष्य को लिपियों का ज्ञान नहीं था, कुछ पता नहीं था इनके बारे में, वे उस समय चित्रों के माध्यम से अपनी बातें शिलाओं पर चित्रित करते थे। वो चित्र बना, बड़े बड़े आप मोन्यूमेंट्स देखिए, आप पैलेस में घूमने जाइए तो आज भी देख रहे हैं वॉल पेंटिंग बनी होती है, अब तो कलरफुल हो जाती है। पहले आप देख सकते हैं कि वो चीज़ें कैसी थी, वहाँ पर मनुष्य बने हैं, जानवर बने हैं, नर्तकी की मूर्ति है, बहुत सारे लोग, राजा महाराजा, दासी दास, ऐसे बने होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो इन चित्रों को ही हम क्या कहते हैं, शैल चित्र कहते हैं। शैल मतलब पत्थर होता है, यानी कि पत्थर पर जो चित्र अंकित किए जाते हैं उनको हम शैल चित्र कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शैल चित्र से प्रश्न आता है कि शैल चित्र से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, तो ये आपको 2 लाइन में लिखना होगा। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका, आपने एरिया देखिएगा, मध्य प्रदेश यानी कि MP, यानी कि भोपाल के पास भीमबेटका के शैल चित्र इस बात की जीवंत एक प्रमाण है, आज के टाइम पर प्रेजेंट भी है, लिविंग है, कि शैल चित्र भारत के विभिन्न भागों में मिलते हैं। भारत, इतने बड़ा भारत है हमारा, तो इसमें हर अलग अलग जगह में बहुत अलग अलग प्रकार के शैल चित्र देखने को मिलते हैं। और भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा शैल चित्र स्थल है। भीमबेटका पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक शैल चित्र स्थल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिले हुए हैं, और सब एक जैसे नहीं, अलग अलग हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के लगभग 3/4 शैल चित्र मध्य प्रदेश के विंध्याचल सतपुड़ा की पहाड़ियों में पाए थे। मध्य प्रदेश के विंध्याचल का एरिया, वहाँ पर सतपुड़ा में की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये 1/3 कह सकते हैं, 3/4 वहाँ पर शैल चित्र पाए गए हैं, आज के टाइम पर भी वहाँ पर पाए जाते हैं।
आप फिर नेक्स्ट है यहाँ पर भवन तथा अन्य स्रोत मानव की गणितीय ज्ञान और स्थापत्य कला के विकास की कहानी से परिचित कराते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे आप पेंटिंग देख रहे हो तो वो क्या है, इससे एक बात क्या समझ में आती है कि उस समय कला का ज्ञान हो गया था। आखिर उनको वो जानवर बनाना, मनुष्य बनाना, राजा रानी दासी ये सब बनाना कैसे, मतलब उनके अंदर इस इतनी सोच उनकी उस समय डेवलप हो गई थी। तो यही चीज़ आपको ये उस चित्रों के माध्यम से बताई जा रही है। ठीक है। साहित्यिक स्रोत तत्कालीन समय के विभिन्न बातों पर प्रकाश डालते हैं। जो साहित्यिक स्रोत हैं वो प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं कि बहुत अलग अलग बातों पर फोकस करते हैं। जब आप उनको ध्यान से समझो पढ़ो तो वो एक अलग डायरेक्शन की दिशा में आगे बढ़ते, कुछ नया बताने का प्रयास करते हैं आपको। प्राचीन समय के जो ग्रंथ जैसे कि वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, संगम साहित्य और त्रिपिटक है आदि उस समय समाज, नगरों और रीति रिवाज, संस्कृति के बारे में प्रकाश डालते हैं। आप महाभारत को देखेंगे तो महाभारत में प्रतिज्ञा का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है सीन। ठीक है। एक दूसरे का अनुपालन करना और बात को ना काटना, इज्जत करना, सम्मान करना, ये सारा चीज़ जो है महाभारत और रामायण में देखने को मिलता है। पुराण में अलग चीज़ें होती हैं। वेद में 18 पुराण होते हैं। ठीक है। वेदांग 6 होते हैं। ऐसा प्रश्न आपको आएगा कितने वेदांग होते हैं, कितने पुराण होते हैं। तो आपको ये मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों से आप समाज के बारे में पता चलता है कि समाज उस समय कैसा था। आप देख सकते हैं जो समाज की कुलीन बातें हैं कि आप देख सकते हैं सीता मैया को जो है धरती में समाना पड़ा था एक धोबी के कहने पर, इतनी बड़ी उनके ऊपर लांछन लगाए गए थे। तो सोचिए उस समय के जब भगवान राम सीता मैया को नहीं बख्शा गया तो यहाँ पे आम इंसान को क्या बचा है, वो आदमी हो या औरत हो। तो वो एक अलग प्रिस्क्रिप्टिव है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि जो सोच है वो चीज़ देखिए। तो समाज के बारे में उस समय से लेकर आज तक के समय में जो परिवर्तन हो रहे हैं ये बहुत सारे उदाहरण पुरानी चीज़ों से भी देखने को मिलते हैं। रीति रिवाज है, संस्कृति है, इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा वो प्रकाश डाल के अंकित करते हैं या इंगित करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है। प्राचीन काल के जो भवन है, महल है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, किले हैं, बावड़ी है। उस समय बावड़ी जो होता है ना वो पानी जो बहुत लेवल में नीचे रहता है, कुएं का जो स्थान होता है, ऐसे बहुत सारे पहले ज़माने में कुआं होता है जिसमें स्टेप बनता था और लोग जाके वहाँ से भर के लेते, वही होता है। ठीक है। उस समय की जो कला थी, संस्कृति, समृद्धि, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति थी उनकी जानकारी देते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो भवन, मंदिर निर्माण सब हो रहा है यहाँ पर जो कला, संस्कृति है, धार्मिक, सामाजिक, इन सब से बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। कुछ सीखने को मिलता है कि मंदिर कैसे हुआ करते थे, महल कैसे हैं, भवन कैसे हैं, मस्जिद उस समय पाई गई, चर्च पाए गए। तो राजनीतिक, सांस्कृतिक सारा चीज़ का विकास लगभग हो चुका था। ठीक है। ये यहाँ तक बात मैंने आपको जो बताई सोर्सेस के बारे में बताई कि सोर्स कैसे थे, क्या क्या सोर्स थी, या वो लोग उन लोग क्या क्या विकास कर चुके थे, इस चीज़ों से ये चीज़ यहाँ पर क्या होता है समझ में आती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूनानी यात्री मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कैसा था, एक यूनानी का यात्री था, यूनान का रहने वाला था वो। चीनी यात्री हेनसियांग, आप हेनसियांग के बारे में जो चीन का यात्री था फैहान इति सिंह। अन्य देश के यात्री ने हमारे देश की यात्रा तथा उनके द्वारा लिखे गए यात्रा विवरण से हमें उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। आप ये कह सकते हैं जो चीनी यात्री हेनसियांग था, यूनानी यात्री मेगास्थनीज, फयान इति सिंह, इनके बारे में बताऊंगी, प्रश्न आपको आता है ध्यान रखिएगा। तो ये जो यात्री थे ये हमारे इंडिया में आए। ठीक है। अलग अलग टाइम इंटरवल हमारे यहाँ आए और इन्होंने पत्रों का विवरण किया, बताया क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति उस समय कैसी थी, आज समय कैसे। जैसे होता है ना कि आप पुराने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे आप अभी जैसे जिन बच्चों की बैक लगी हुई है सेकंड सेमेस्टर में, अब उनको आइडिया हो गया है कि हमें गलती उन्हें कहाँ की थी और उनको अब अच्छे तरीके से क्या पढ़ना है, समय को बर्बाद नहीं करना। ठीक है। जब मैं कह रही तो मेरी को सुनते नहीं थे, तो अब जब उन चीज़ खराब हो गई तो जाहिर सी बात सुनेंगे तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस इंसान सीख लेगा ना। सेकंड सेमेस्टर में आप देखिएगा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो वही बात यहाँ पर है कि ये भी लोग जब आए तो यहाँ के बारे में पढ़ा, देखा, जाना। तो आज भी हम उन चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा उस समय के समाज में ऐसा हुआ करता था, अगर कोई दिक्कत होती है तो ऐसा किया जाता था। हम वहाँ का उस चीज़ को उठाकर आज के समय पर लागू करते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हैं। आगे चलते हैं। अब आपको इससे रिलेटेड जो प्रश्न आएगा वो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। क्लास के बाद हम प्रश्न कर लेते हैं 3-4 ताकि आप रिलेट कर पाएँ। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, आपको आसानी से लिखकर गेन करना है। तो आप लिखेंगे इतिहास जानने के मुख्य स्रोत में पत्थर के जो औजार है वो थे, जीवाश्म था, मिट्टी के बर्तन मिले, शिलालेख, सिक्के, मोहर, मंदिर, मस्जिद, दुर्ग, भवन, भोजपत्र, ताड़, ताम्र, पुरातत्व, यात्रियों का वृत्तांत, जो लोग आए, पढ़े, बताए उनके बारे में। तो ये सारे सोर्सेस से यही सब सोर्स हैं जो हमें जो हमारी हिस्ट्री थी उनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ठीक है। फिर आप दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आएगा, भोजपत्र किसे कहते हैं। 2 नंबर का प्रश्न आपको आएगा तो आप लिखेंगे भोजपत्र एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है जिसे भुर्ज वृक्ष कहते हैं। इसकी छाल पर प्राचीन काल के समय में ग्रंथ को लिखा जाता था। ठीक।
ये रहा दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर आपको आसानी से इस तरह से लेने हैं। इतिहास का अध्ययन क्यों है? आप हिस्ट्री के वाई स्टडी हिस्ट्री, वाई स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज नेसेसरी। क्यों हिस्ट्री की जो स्टडी है, पढ़ाई है, वो ज़रूरी क्यों है? तो क्यों ज़रूरी है इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि इतिहास से हमें पुरानी बातों की जानकारी मिलती है। सही बात है। जैसे हमारे पापा आ जा रहे हैं, हम लोग अपने माँ बाप से पता चलता है ना कि तुम्हारे दादा ऐसे थे, ये करते थे, इस पोस्ट पे थे, बहुत सारी चीज़ें, नहीं भी पोस्ट पे रहे होंगे तो ये नाम था, ये कार्य था, ये सारी चीज़ें। तो हम जैसे अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं, वंश है, कुल है, किस गोत्र के हैं, ये सब हमको पता रहता है। तो वैसे हिस्ट्री भी बहुत कुछ बताता है जो पुराने समय में घटित हुआ था। पहले लोगों का जीवन कैसा था, पहले लोग कैसे रहते थे, लोग थे नहीं थे, क्या कैसे किस प्रकार के रहते थे, उनके आग, उन्होंने आग जलाना कैसे सीखा, आग की जो खोज हुई प्रसारण काल में हुई तो कैसे आग जलाना जान गए, वो पहिए की खोज भी प्रसारण काल में हुई तो कैसे जान गए, ये सब जानना, इन सभी बातों को इतिहास से ही जान सकते हैं। मतलब पहिया कब बना, आग कब बनी, कब हुआ, कौन लाया, तो इन सब इन सब बातों के बारे में आप कैसे जान सकते हैं? आप इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, इतिहास ही तो आपको ये सब बताता है। इतिहास को पढ़ने से हमें सभ्यता और संस्कृति इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमें सभ्यता समझ में आती है कि उस समय सभ्यता कैसी थी, उस समय का सिविलाइजेशन क्या है, उस समय की जो संस्कृति थी, कल्चर था, वो कैसा था और आज के समय कैसा है। लोग इंटरेक्ट करते हैं, मिलाते हैं, कंपेरिजन करते हैं, फिर अपडेट भी करते हैं कि चीज़ें हम चलो अब हम अप्लाई हम इस समय भी कर लेंगे। इतिहास हमें राजा महाराजा से लेकर जन सामान्य तक की जानकारी देता है। इतिहास से अनेक बातें सीखकर हम लगातार अपने जीवन में सुधार कर उन्नति कर सकते हैं। इतिहास हमें राजा महाराजा रहे थे, जन सामान्य की जनता रही, कैसे काम होता था, इन सब के बारे में भी बताता है। और आप ये कह सकते हैं कि जीवन को सुधार करने के लिए एक प्रयासरत रहना चाहिए हमेशा कि हम कहाँ से क्या सीख कर अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा हमें क्यों करना चाहिए? यहाँ पे प्रश्न है, वाई वी शुड प्रोटेक्ट द हिस्टोरिकल हेरिटेज। जो ऐतिहासिक धरोहर, उनकी सुरक्षा हमको क्यों करनी चाहिए, उससे हमें क्या यहाँ पे प्रॉफिट होगा? तो आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक धरोहर जिसमें हमें अपने अतीत, अपनी सभ्यता, संस्कृति की जानकारी मिलती है, इसलिए हमें उसे उन ऐतिहासिक धरोहरों को इसलिए रखना क्योंकि उनसे हमें जानकारी मिलती है। आज आप देख सकते हैं बहुत बड़े म्यूजियम में आप जाइए तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई, बहुत अच्छे एंटिक पीस जो कहते हैं, तो उनसे जानकारी मिलती है, हमें देखने लगता था ये उनका था, ये उनका था, ऐसी ऐसी चीज़ें। ठीक है, एक अच्छी फीलिंग भी आप कह सकते हैं देश के प्रति जागृत होती है। फिफ्थ देखिए, शैल चित्र क्या है, मध्य प्रदेश में वो कहाँ मिलते हैं? व्हाट इज द रॉक इमेज एंड वेयर डू वी दे मीट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कहाँ मिलते हैं शैल चित्र? जो पत्थरों पर चित्र बनाए जाते हैं तो उन्हीं को शैल चित्र कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आदिमानव के द्वारा अपने भाव को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर ये शिलाओं पर, पत्थरों पर, शैल में बनाए गए चित्र को शैल चित्र, मतलब आदिमानव इसको बनाते क्यों थे? तो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, उनके पास जो भाव है, भावनाएं कैसे व्यक्त करें, तो उसको व्यक्त करने के लिए वो चित्र बनाया करते थे, वो भी शैल चित्र। जो पहले लोग जब लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो वो अपनी बातें चित्र बनाकर ही कहते, जब लिखना पढ़ना नहीं पता है तो चित्र के ही द्वारा वो बताने का और समझाने का पूर्ण प्रयास अपनी तरफ से किया करते थे। आदि मानव काल में चित्र गुफाओं में आदि मानव काल में देखा गया है तो जो चित्र है वो केव में, गुफा यानी कि केव, ठीक है, गुफाओं में बनाए गए हैं। गुफाओं में अंदर की वॉल पर, बाहर की वॉल पर चित्र बनाए, इसलिए इस काल को हम शैल चित्र के नाम से भी जानते हैं, शैल काल भी कहते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल की राजधानी जो है वहाँ पर भीमबेटका एक स्थान है जहाँ पर ये शैल चित्र जो है, रॉक पेंटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और यह विश्व की सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी शैल चित्र स्थल है जहाँ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ पे ये कह सकते हैं कि बहुत मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक, इतना समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? मैंने आपको 5 क्वेश्चंस भी जो टॉपिक पढ़ाया है उससे 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, तो आप देख सकते हैं कि कितने बेसिक तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना है, क्या समझना है। तो ये रही हमारी आज की क्लास। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि आपने क्या पढ़ा है। आज की इस क्लास में हमने सोर्सेस के बारे में एक कह सकते हैं कि एक शॉर्ट डिस्कशन किया जिसमें आपको चीज़ें मैंने बताई कि ये चीज़ें उस समय हुआ करती थी, ये डेफिनेशंस रही, ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट रहा। होपफुली क्लास सभी को समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है, कुछ अच्छा लग रहा है कि हाँ आपका काम बढ़िया हो जाएगा, कुछ आपको नई सीख मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। सारी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल 4 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।